जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम वेव मैकेनिकल मॉडल में अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। अब देखो, वैसे तो मेनली जो हम बात करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए करेंगे, जैसे ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, जो बहुत ही छोटे मतलब बहुत ही जिनका मास क्या है, कम है। तो उसी की बात ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जब मास बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे कोई इसका खास हमको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। जैसे वेव नेचर, अब जैसे कोई अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका वेव लाइफ करेक्टर हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर ही क्या है, एप्लीकेबल हम करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। लिखा है ऑल्दो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी इग्नोर्ड इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो होती हैं उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी पोजीशन और वेलोसिटी में हमको दिखाई नहीं देगा, वो नेग्लिजिबल आएगा क्योंकि लार्ज मासेस होते हैं, ठीक। बट इट होल्ड्स सिग्निफिकेंट वैल्यू इन द क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, ठीक है, ये सब की बात हम कर रहे हैं। सिंस एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव वेरी स्मॉल मासेस, any increase in the accuracy of their position will be accompanied by an increase in the uncertainty associated with their velocities। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसका मैथमेटिकल, ये तो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन कैसे है इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखो, ये चार तरीके से, जिसमें से पहला और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। मतलब ये जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये कम से कम वैल्यू कितना आएगा, h बाई 4 पाई आएगा, या तो उससे ज़्यादा आएगा। ये डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजिशन, और डेल्टा पी क्या है, ठीक है। डेल्टा पी को हमने एम डेल्टा वी लिख दिया है और एम को इधर पहुंचा दिया, तो ये डेल्टा वी बन गया, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी और एरर इन मोमेंटम। सिमिलरली डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी और एरर इन वेलोसिटी। क्लियर है, क्योंकि मास जो होता है किसी पार्टिकल का वो तो हम कांस्टेंट ही रखते हैं, मानते हैं, ठीक है ना। मास तो इनवेरिएंट होता है। ये देखो एनर्जी टाइम का भी है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। और ये एंगुलर मोशन के लिए डेल्टा थीटा और डेल्टा फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल आप याद रखेंगे। अब देखिए, जो हम बात कह रहे हैं कि ये पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम या एग्जैक्ट वेलोसिटी, ये हम क्यों नहीं बता सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है ना, कोई एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, उसका हमको पोजीशन पता करना। अब पोजीशन पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर फोटोन फेंकना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन पे फोटोन हमको फेंकना पड़ेगा। क्लियर है ना, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देना पड़ेगा जिसमें से फोटोन आके उस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेंगे, और पड़ने के बाद स्क्रीन पे उसकी पोजीशन हमको लोकेट करके बताएंगे। क्लियर। अब ये बात समझिए, है क्या, दो चीज़ें हमारे साथ हैं। अगर हमको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अच्छे से लोकेट करना है तो पहली बात तो वो फोटोन अच्छे से इलेक्ट्रॉन पे पड़ना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन पे अगर पड़ना चाहिए तो उसका वेवलेंथ कम होना चाहिए। क्लियर है ना। जैसे कि मान लो ये छोटा सा कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा सा होता है, अगर कोई बहुत छोटे वेवलेंथ का फोटोन आ रहा है तो ये मान लो ये आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है और इस पर अच्छे से हिट कर देगा। वही अगर हम बड़े वेवलेंथ का फोटोन लाएंगे तो उस पर हो सकता है कि वो हिट ना कर पाए। तो ये बात समझ जाओ कि हमको वेवलेंथ क्या करना पड़ेगा, बहुत कम का फोटोन इस पर हिट कराना पड़ेगा। और अगर वेवलेंथ बहुत कम है यानी कि उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई होगी।
अब समझ जाओ कि हाई एनर्जी वाला अगर फोटॉन इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा तो निश्चित सी बात है उसकी पोजीशन तो भले वो बता दिया, लेकिन उस फोटॉन के हिट करने के वजह से उसकी पोजीशन में कोई ना कोई बदलाव, उसके वेलोसिटी में कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन ने, उस हाई स्पीड या हाई एनर्जी फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन पे हिट करके उसकी पोजीशन को तो लोकेट कर दिया, स्क्रीन पे हमने देख लिया, बट हाई एनर्जी वाले एनर्जेटिक जो फोटॉन है उसके हिट करने से उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में निश्चित तौर पे परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पा रहे हैं तो एग्जैक्ट वेलोसिटी हम नहीं पता कर पाएंगे, और एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पता होगा तो मोमेंटम भी नहीं पता चल पाएगा। क्लियर है? तो दोनों साइमल्टेनियसली हम एक साथ नहीं पता कर सकते। अब मान लो अगर हमको उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है तो हमको एनर्जी क्या रखना पड़ेगा, एनर्जी कम वाला फोटोन भेजना पड़ेगा, यानी कि उसका वेवलेंथ क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो वेवलेंथ अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि वो उस पर अच्छे से हिट ही ना कर पाए। तो जब अच्छे से हिट नहीं कर पाएगा उसको, तो वो उसकी पोजीशन अच्छे से नहीं बता पाएगा। आई बात समझ में? वेलोसिटी अगर बता पाएगा तो पोजीशन नहीं बता पाएगा, और पोजीशन अगर एग्जैक्ट बता पाएगा तो वेलोसिटी नहीं बता पाएगा। कुल मिला के साइमल्टेनियसली ये दोनों ही चीज़ें एक साथ हम नहीं बता सकते हैं, नहीं डिटरमाइन किया जा सकता। इसी को हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, और ये उसका चारों क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इस पे कुछ, इसी फॉर्मूलेस पे कुछ बेस क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ 10 के पावर में -24 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, एस्टिमेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई। अब देखो इसको इक्वल ही मान के हमको काम करना है। ठीक है, हमको मैक्सिमम मिनिमम ऐसे करके पूछता है, तो डेल्टा x हमको निकालना है। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, h अपॉन में 4 पाई इंटू डेल्टा p। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 6.626 इंटू 10 के पावर में -34, क्योंकि देखो किलोग्राम में है, सब MKS में चल रहा है, अपॉन में 4 इंटू 3.14, और डेल्टा p कितना दिया हुआ है 10 के पावर में -24। ठीक, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब अप्रॉक्स में आएगा 5.27 इंटू 10 के पावर में -11 मीटर। क्लियर है? तो ये इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड इन एन एटम विथ अप्रॉक्सीमेटली रेडियस 0.1 नैनोमीटर। क्लियर है? यही डेल्टा एक्स दिया हुआ है। एस्टिमेट मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर है? तो इस बार डेल्टा पी क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई डेल्टा x। ठीक, यानी 6.626 इंटू 10 के पावर में -34 अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू, ये देखो नैनोमीटर है तो 0.1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10 के पावर में -9 मीटर, यानी ये 10 के पावर में -10 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 10 के पावर में -10। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.27। देखो ये वैल्यू तो वही रहेगा 5.27 इंटू 10 के पावर में -25 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मोमेंटम का यूनिट है इसमें। ठीक, नोट करिए। फिर हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे v दिया हुआ है 600 मीटर पर सेकेंड, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा 600 इंटू 0.005। क्लियर? तो ठीक, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर में -2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये डेल्टा वी हो गया।
फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो फॉर्मूला अपने पास यही होता है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा, एक मिनट, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू, अब मैं इक्वल्स टू का साइन लगा रहा हूँ, h पाई 4 पाई m, क्योंकि डेल्टा p का m इधर आ गया, ठीक है। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, h अपॉन में 4 पाई m इंटू डेल्टा वी, ठीक। तो 6.626 इंटू 10 के पावर में -34 अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू, अब देखो ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अच्छे से याद है 9.1 इंटू 10 के पावर में -31 किलोग्राम में लेना है, और डेल्टा वी हम लोग निकाल लिए हैं 3 इंटू 10 के पावर में -2। क्लियर। अब इसके बाद सॉल्व करना आपका काम है, इसको सॉल्व आप लोग करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 1.9 इंटू 10 के पावर में -3 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा पी और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है, दोनों सेम है। वेलोसिटी निकालना है तो हमें मोमेंटम वाला टर्म लेना पड़ेगा, यानी डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h बाई 4 पाई होता है। मैं बार बार इक्वल टू का साइन ले रहा हूँ क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा एक्स दिया हुआ है और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी क्या लिख लो, डेल्टा p। तो डेल्टा p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई। तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई का अंडर रूट। क्लियर। और डेल्टा p क्या होगा, m डेल्टा v इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा v क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, तो 1 अपॉन में m, ठीक। ऐसे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो h अपॉन में 4 पाई, ये हो जाएगा इसका डेल्टा v। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखेंगे। पहले मैं क्लियर कर दूं, ये इक्वेशन क्या है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो 3 कोऑर्डिनेट्स में और डबल डिफरेंशिएशन है। तो इसका कोई भी आपको सोल्यूशन कुछ नहीं करना है, जितना आपको इक्वेशन लिखा हुआ है उसको याद करना है और उसके बारे में 2-4 बातें आपको पढ़नी है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये वैसे तो ये जो होता है इसको आप लोग आगे हायर क्लासेस में कभी 12th के बाद पढ़ेंगे, ठीक। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, खैर उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, तो आप उसके लिए मत परेशान होइए, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है और ये ई क्या है, यहाँ पे ई जो है टोटल एनर्जी है। क्या है ये, टोटल एनर्जी है। और कैपिटल वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। और साई क्या है, साई जो है ये वेव फंक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम कर, किसकी तरह मूव करता है भाई, वो वेव की तरह न्यूक्लियस के आसपास क्या करता है, घूमता रहता है इधर उधर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के पास वेव कैरेक्टर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है केवल, ठीक है, ये जो चीज लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर। क्लियर है। तो इस सारे चीज को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसी को हम लोग और भी क्या करेंगे, अभी हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम मॉडिफाई करेंगे कुछ इस तरीके से।
ठीक, ये H क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये यहाँ से हम ये कैसे बनाएंगे ये भी हम अभी डिराइव करके देख लेते हैं। उससे पहले इसको बक्से में बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, H psi इक्वल्स टू E psi। चलिए अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको जरा हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको पहले तो इस पार्ट को उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू -8π² अपॉन में H स्क्वायर E माइनस वी साई। क्लियर, तो ये हो गया डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू -8π² अपॉन में H स्क्वायर, ये हो गया E साई माइनस वी साई। क्लियर, अब इस ये जो भी चीज़ें हैं इसको उस साइड भेज दो, क्योंकि हमको E साई किसी तरह भी लाना है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा -H स्क्वायर अपॉन में 8π²m फिर डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू E साई माइनस वी साई। वी साई को इधर लेके आओ, तो ये हो गया -H स्क्वायर अपॉन में 8π²m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू E साई। क्लियर, अब यहाँ पे हम ये साई को कॉमन लेके ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो गया -H स्क्वायर अपॉन में 8π²m डेल स्क्वायर प्लस वी और ये साई इक्वल्स टू E साई। और ध्यान देना यही जो है इसी को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि -H स्क्वायर 8π²m डेल स्क्वायर प्लस वी, इसी को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक, तो अब इसके जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, H साई इक्वल्स टू E साई। तो ये भी क्या है, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद करेंगे। ठीक, तो इसको भी बक्से में बंद कर लीजिए और ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में जो जो बातें हैं उसको देख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको सॉल्व करके सोल्यूशन इसका निकालना ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, ये आप आगे हायर क्लासेस में सीखेंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर निकल के आता है, NLM, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो चौथा क्वांटम नंबर होता है वो हाइपोथेटिकल होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना, वो ऐसे हाइपोथेटिकली निकाला गया है। तो ध्यान रखना स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कभी एक नंबर में कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कौन सा क्वांटम नंबर नहीं पता चलता है, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर है। क्लियर है। ये साई क्या होता है, साई इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, और इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस देखो कोई भी वेव होता है तो उसका फंक्शन होता है, आप लोग पढ़ते आए हैं 12th में भी या 11th में आप लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t ऐसे करके। तो वेव का एक क्या होता है, फंक्शन होता है। अब क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये 3 डायमेंशनली क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर इधर उधर घूम टहल रहा है, तो ये 3 डायमेंशनली है तो इसका भी कुछ ना कुछ वेव फंक्शन होगा, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई से। और असल में 2 डायमेंशन में आप लोग एरिया अंडर द कर्व ऐसा कुछ पढ़े हैं या तो पढ़ेंगे 12th में। उसी तरह क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम अंडर द कर्व क्या आ जाएगा, वही एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा। क्लियर है ना। वो जो रीजन है जिसके अराउंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उसी का जो रीजन का वॉल्यूम ले लेंगे उसके नीचे कर्व का, वही क्या आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल आता है। क्लियर है। तो एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड एज साई NLM।
ध्यान देना ये साई से एटॉमिक ऑर्बिटल डिफाइन होता है। आगे जाके आप कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जैसे लिखा रहेगा साई 320, ठीक है, साई 210, तो इसका क्या मतलब है? असल में ये बता रहा है n, ये l और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है ना? तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम क्वांटम नंबर डिटेल में पढ़ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ द रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मूव इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज वॉल्यूम अंडर द कर्व इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हम लोग शेप निकालते हैं ना ऑर्बिटल्स का, एस है, एस पी डी एफ का, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, ये सब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द रीजन है, वॉल्यूम अंडर द कर्व है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और ये सब चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, हमारे कोर्स के बाहर है, बियॉन्ड है। तो इसको बस आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप ध्यान में रख लेंगे। क्लियर? यानी यहाँ से हम समझ गए कि वॉल्यूम अंडर द कर्व will give the shape of orbital, the shape of orbital। ऑर्बिटल के शेप कैसे पता चलेंगे? जो वॉल्यूम है उसका हम लोग जो एरिया है उसका हम क्या कर लेंगे, जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? ऑर्बिटल का शेप पता चल जाएगा, स्फेरिकल है, डबल डम्बल है, डम्बल है, फिर या फिर कैसा है। इसको नोट करिए। चलिए थोड़ा सा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में देखिए पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे, पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि थीटा फाई, आर थीटा फाई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, क्लियर। इसमें साई आर क्या है? रेडियल पार्ट है, क्योंकि ये रेडियली जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, वो बताता है। और ये साई थीटा और साई फाई ये एंगुलर पार्ट है, क्लियर। जिसमें साई आर देखो लिखा हुआ है, इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ आर रेडियली, ठीक है ना। रेडियली क्या है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में बताता है। इट डिपेंड्स ऑन एल एंड एन, एन एल और एल, ध्यान रखना है इस पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसी तरह साई थीटा और साई फाई ये एंगुलरली जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। साई थीटा जो है वो केवल एल और एम पे डिपेंड करता है, और साई फाई जो है वो एम पे डिपेंड करता है। अब देखो ये चीज़ आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो फिर कुछ हम ऐसा कोऑर्डिनेट बना के फिर बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो आर है, थीटा है, फाई है, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। आप अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख सकते हैं, ठीक। साई स्क्वायर या फिर मॉड ऑफ साई स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी से बात पता चलती है कि अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ रहा है उसकी वैल्यू, तब हम बोलेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी रीजन को तो ऑर्बिटल कहते हैं, क्लियर। और अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है तो वहाँ पे क्या होगा? नोड होगा, मतलब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई तुमसे पूछे कि नोड क्या होता है, वहाँ पर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम से क्या है? 0 है, वही क्या कहलाता है? नोड कहलाता है, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्वांटम नंबर के साथ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।